नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। और किन्नौर अब तक पेज में आज का मैं विषय लेकर आया हूँ जो जंगी ठोपन परियोजनाओं में जिस प्रकार से सरकारी जितने भी विभाग हैं, चाहे आप फॉरेस्ट कहेंगे या फिर आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहेंगे या फिर आईपीएच डिपार्टमेंट करेंगे या फिर भाषा एवं संस्कृति विभाग, सबकी ओर से तकरीबन एनओसी मिलते जा रहा है। लेकिन ग्रामवासी जो जंगी ठोपन एरिया के हैं, सभी का वहाँ विरोध अभी भी चल रहा है। इस बीच हमारे साथ आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे भगत सिंह किन्नौर, जो इफेक्टेड एरिया से संबंधित रखते हैं, जो पूर्व के जिला परिषद मेंबर रहे हैं और पूर्व पंचायत रारंग के वो प्रधान रहे हैं और हिमालय बौद्ध संस्कृति संरक्षण के वो अंतर्राष्ट्रीय जो है इनको भी ये देख रेख करते हैं और उनके साथ जुड़े हैं। और और हमारे किन्नौर कवि साहित्य मंच के वरिष्ठ जो है साहित्यकार है। और जैसे कि बता रहा हूँ कि आपके समक्ष जो हमारे अतिथि है वो इफ़ेक्टेड एरिया के, तो हम जानना चाहेंगे कि इफ़ेक्टेड एरिया में जो वहाँ के लोगों का एनओसी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन सरकारी विभाग सभी जो है वहाँ पर अपनी अनापत्ति दे रहे हैं। तो इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं। नमस्कार नेगी जी, किन्नौर अब तक पेज में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार जी। महोदय जी, पिछले कल जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्राम सभा का मीटिंग थी आपके जो है अपर में रारंग साइड में, तो वहाँ पर सभी विभाग आए थे और एक पिछले कल ही सोशल मीडिया में भाषा एवं संस्कृति विभाग का अनापतित जो प्रमाण पत्र है कि काम करने के लिए दिया गया है कि आप काम कर सकते हो, तो क्या दर्शाता है? क्या वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर शायद जो है संस्कृति भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास है नहीं कि वहाँ पर जैसे कि बौद्धिस्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी चीज़ें, हमारे चील जंगल है और किले है। थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे कि एक और गांव और जो है गांव की जितने भी जनता बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं जो है सरकारी विभाग जो है तंत्र है जो क्लीन चिट दे रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ये सुनकर और पढ़ कर के मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि भाषा एवं संस्कृति विभाग ने ना जाने किस हिसाब से ये इन्होंने अनापत्ति पत्र दिया है। जंगी ठोपन जो हाइडल प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है और ये सरकार के तरफ से जो सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है। अब ये इस क्षेत्र में अब इस परियोजना को स्थापित करने के लिए रात दिन बहुत कोशिश कर रही है, लोगों से मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी मोरंग में ग्राम सभा का इन्होंने आयोजन किया था, तो उसमें भी लोगों ने विरोध दर्ज किया है, कानम में भी विरोध दर्ज किया है और तात्कालिक मुद्दों के ऊपर तो विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारे को भी इस बात की बड़ी गहरी चिंता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ तक पुरातत्व का सवाल है, तो वैसे तो समूचा किन्नौर ही पुरातत्विक क्षेत्र है। किन्नौर का एक एक गांव, एक एक घर, किन्नौर के जितने भी हमारे प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर, प्राचीन ऐसे संस्कृति से जुड़े हुए बड़े ऐसे ऐसे केंद्र हैं जिनका बहुत गहरा इतिहास इस क्षेत्र की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्राचीन कबीलाई जनजाति के लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और भाषा एवं संस्कृति विभाग जिनका ये दायित्व है कि भाई वो ऐसे क्षेत्रों में पुरातत्व से संबंधित जितने भी ऐसे स्थान हैं, पुराने ऐसे ऐसे धरोहर जो चीज़ें हैं, उसका संरक्षण करे। लेकिन दुख होता है जब वो शिमला में बैठ करके शिमला से बाहर का जो हिमाचल प्रदेश है वो कितना बड़ा है इसकी जानकारी इन्हें नहीं होती है। और हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि कहा गया है, बड़े बड़े बोर्डों में, बड़े होर्डिंग्स के अंदर सरकार की तरफ से भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, देवभूमि हिमाचल में बाहर के लोगों का बड़ा आगमन है, स्वागत है। लेकिन वास्तव में देवभूमि हिमाचल के को किस रूप में वो लोग परिभाषित करते हैं, उसका पैमाना क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी कसौटी की बात है। तो भाषा विभाग के डायरेक्टर की तरफ से ये जो एनओसी चला गया है, उन्होंने ना तो इस क्षेत्र में कभी इस तरीके से कोई सर्वे किया, ना तो यहाँ के लोकल जो बॉडीज़ हैं या जो इस क्षेत्र में जो काम करते हैं या ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस ये सारी चीज़ों को देखा है, उन्होंने इसका संरक्षण करके रखा हुआ है, या जो कम से कम पंचायतों में आकर के वो सर्वे करते, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई ऐसा कोई पुरातत्व संबंधी कोई ऐसा स्थान है या नहीं है, जिससे कल को प्रोजेक्ट के खुलने की वजह से ये जब परियोजना खुलेगी या बनेगी तो वहाँ पर उसका नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों का क्या समाधान, क्या उसका जो है तो उपचार किया जा सकता है, इस सिलसिले में सरकार ने शायद पूछा हो।
तो लेकिन भाषा विभाग शिमला में बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके से एनओसी दे दे, अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने तरफ से जारी करे, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये स्वीकार्य भी नहीं है। और उन्हें मेरे को तो ये लगता है कि इस विभाग में काम करने वाले जो लोग हैं इनको किन्नौर के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। जैसे किन्नर सभ्यता की संस्कृति को लेकर के कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपने अमर रचनाओं के अंदर बड़ा भारी उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने एक चीज़ बताया हुआ है, अभी 150-200 साल पहले की बात है। उनके किन्नर देश की किताब को पढ़ो, हिमाचल जो के ऊपर किताबें लिखी है, बहुत बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। किसी क्षेत्र के बारे में जब आप उस विभाग में काम कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि भी पूरे हिमाचल के इतिहास, संस्कृति और उनके पुरातत्व से संबंधित जितने भी ऐसे स्थान हैं। अभी मोरंग में जो है तो इन्होंने ग्राम सभा किया, सतलुज जल विद्युत निगम वालों ने। वहाँ ग्राम सभा में इनको ये पता होना चाहिए कि मोरंग में वहीं सामने जहाँ जिस जगह पर इन्होंने ग्राम सभा, उसके साथ ही एक बहुत बड़ा किला है, और वो पांडवों के समय का किला है। वो 5000 साल पुराना किला है वो। आज उसका भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक फंड दिया गया उसके रेनोवेशन के लिए, उसके बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जैसे मोरंग किला को इनॉग्रेशन के लिए सरकार ने दिया है, लेकिन यहाँ भाषा विभाग की ओर से अनापत्ति दिया है कि इस एरिया में आप काम कर सकते हो, तो विस्तार से बताएं थोड़ा। मोरंग का किला सबने देखा है कि मोरंग में जो है तो ये बहुत प्राचीन किला है, बहुत इसका सांस्कृतिक महत्व और इसका एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है। और ये इतिहास में तो ऐसा कहा गया है कि पांडवों के वनवास काल में बनाया गया है ये किला। तो आज भी वहाँ पर जो है तो जो मोरंग के जो दो देवता हैं, उनका जो देव स्थान भी वही किला है। उस किले में ही वो देवता साहब विराजमान होते हैं। और साल में जो है तो उनका ओर्मिक का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो पांडवों के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो किला है उसको भारत सरकार की तरफ से एक काफ़ी अच्छा फंड मिला है, बहुत प्रयास किया है, मोरंग के लोगों ने भी किया है। और बहुत सरकार की तरफ से भी इसको संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है। तो हमें तो प्रसन्नता है कि ऐसे पुरातत्व की चीज़ों का संरक्षण हो रहा है। अब मोरंग भी एक किस्म से प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है। जब वो लोग वहाँ जाकर के जब जन सुनवाई कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, ग्राम सभा से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं जंगी ठोपन परियोजना के बारे में, तो मुंह के सामने वहाँ इतनी बड़ी किला है और वो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक स्थान रखता है। उनको वो नज़र नहीं आ रहा है भाषा विभाग वालों को कि वो इतना बड़ा ऐतिहासिक किला है। वो कैसे लिख करके देते हैं कि भाई जंगी ठोपन परियोजना क्षेत्र के अंदर कोई भी पुरातत्व से संबंधित कोई ऐसा स्थान नहीं है। मेरे अपने गांव रारंग के अंदर रतन बदर जी के टाइम का, जब भिक्षु रतन बदर जी 10वीं शताब्दी में जब वो उठते थे, जंगाचारिक सिद्धि के माध्यम से वो उठते थे, ऐसा इतिहास में भी इसका वर्णन आता है, जिक्र आता है। रिंचन के ऊपर तो बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। तो वो रिब्बा से जब रारंग उठ करके आए तो रारंग में जो है तो एक पत्थर के ऊपर जहाँ बैठे, उनका पूरा आत्म का चिन्ह जो है तो वहाँ पर गांव के अंदर एक हर साल देवता सब वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, उसको बड़े शुद्ध उसका वहाँ पर साफ़ सफाई करके उसको रखा जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जगह है। उसके साथ और बहुत सारे ऐसे हमारे 17वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी से लेकर के बहुत साधकों के ऐसे जंगल के अंदर या वहाँ पर ऐसे गुफाएँ हैं जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, जो साधना गृह बने हुए वहाँ पर। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहे भले ही उनका कोई बहुत बड़ा भव्य स्वरूप ना हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। उसके बगैर हमारी संस्कृति, हमारी किन्नौर की जो देव परंपरा है, वो सब अधूरा है, वो सब शून्य है। तो जब ऐसी बातें जब पूछा जाता है या कहीं इस तरीके से प्रश्न पैदा होता है, तो भाषा विभाग के लोगों का ये फर्ज बनता था कि वो लोगों से संपर्क करते, उस क्षेत्र में जाते कि हमारे पास ऐसा पूछा गया, ऐसा प्रश्न आ रहा है, एनओसी मांगा जा रहा है, तो आप बताइए कि आपके पास क्या क्या ऐसा कोई पुराना है या नहीं है। हम बताते उनको, हम दिखाते उनको, उसका रिकॉर्ड भी हो जाता। लेकिन शिमला में बैठ करके डायरेक्टर साहब एनओसी दे रहे हैं। अब पता नहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव ऊपर से पड़ा है या किस लालच में उन्होंने ये एनओसी दिया है। ये तो एक संदेह के दायरे में है ये सारा प्रश्न। इसको तो अब आगे जा कर के हम पूछेंगे। तो मैं तो किन्नौर के अपने राम भगत नेगी जी हैं, बहुत युवा साहित्यकार, कला और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से और जितने भी जागरूक
जो साहित्य और किन्नौर की संस्कृति से प्यार करते हैं, किन्नौर के नैसर्गिक सौंदर्य से प्यार करते हैं, किन्नर कैलाश से प्यार करते हैं, उसके गोदने खेलने पलने वाली हमारी जो सभ्यता की जो आज की जो पीढ़ी है, उन सब लोगों से तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो लोग इन चीज़ों को ध्यान दें, इसके ऊपर गौर करें। और जहाँ भी इस तरीके से हम लोग कुछ दिनों में इस बारे में एक पीओ के अंदर मीटिंग करेंगे और भाषा विभाग को भी बुलाएंगे, उसमें उनको बताएंगे कि आइंदा इस तरीके से। और हम तो सख्त आपत्ति करते हैं कि ये जो डायरेक्टर लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने जो एनओसी दिया है, चाहे किसी भी तरीके से दिया हो, किसी भी प्रलोभन में दिया हो, किसी के प्रभाव के द्वारा उसके प्रभाव के कारण दिया हो, हम इस बात को नहीं मानते। ये एनओसी बिल्कुल गलत है और इसको विरोध करेंगे और इसके बारे में हम आगे सरकार से भी बहुत इसका सख्त आपत्ति इनके सरकार के पास भी दर्ज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने किस बेस पर, किस आधार पर, किस तथ्य के आधार पर आपने ये एनओसी जारी किया है। तो ये किन्नौर की संस्कृति के साथ समूचा किन्नर अपने आप में जो थी किन्नर देश, जिसको किन्नर देश कहा गया है, संस्कृत में इतनी उपमाएं, इतनी व्याख्याएं इस सीमावर्ती इस जनजातीय लोगों की सभ्यता को लेकर के पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे गए हैं महापुरुषों के द्वारा, बड़े बड़े संत कवियों के द्वारा। तो अब सारा उनका अपमान हो रहा है यहाँ पर। तो भाषा संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के इशारे पर नाचते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको पूछना ज़रूरी है। जी, जिस प्रकार से जब हमारा जो ये एनएच बन रहा था और एनएच से पहले की रेवेन्यू हट जो है आपके अकपा में जो अभी वर्तमान में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास था, आईपीएच के पास था, फिर पीडब्ल्यूडी में, अब सुनने में आ रहा है कि शायद वो एसजेवीएनएल को दिया है। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? क्या इसके लिए ग्राम सभा से कोई जो है अनापतित प्रमाण पत्र मिला है या फिर सरकार ने उनको जो है हैंडओवर कर दिया? इसके विषय में आपको थोड़ा जानकारी है तो ज़रूर बताएं। हाँ, अकपा में हाँ, वैसे इस जगह का नाम आरएन है, आरएन झूला बोलते थे पहले। अकपा गांव तो पुराना असली जो गांव है वो तो ऊपर है, लेकिन आज पूरे ऊपर नीचे सारे क्षेत्र को अकपा ही कहते हैं। तो यहाँ पहले तो एक राजस्व विभाग का छोटा सा एक राजस्व गृह होता था जिसको रेवेन्यू हट्स कहते थे। ऐसे किन्नौर में बहुत सारे दूर दराज के गांव में छोटे छोटे एक एक दो दो कमरों के ऐसे रेवेन्यू हट्स पहले बने हुए थे। वो कुछ तो ब्रिटिश कालीन थे और कुछ आज़ादी के बाद सरकार की तरफ से भी बनाए गए थे। तो बाहर से कोई भी राजस्व संबंधी कोई भी अधिकारी या कोई ऐसे दौरे पर आते थे तो उनके ठहरने की व्यवस्था वहाँ होती थी। तो अकपा में जो ये जो रेवेन्यू हट था, इसको बाद में आईपीएच डिपार्टमेंट को दिया गया था, जो आज जिसको जल शक्ति विभाग कहा जाता है। तो पहले उसमें उस समय जब इसकी कार्रवाई हो रही थी तो उस टाइम सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग का एक सब डिवीज़न अकपा में उसी रेवेन्यू हट के साथ है। तो ये जो है तो कासंग जंगी नहर के सिलसिले में वहाँ पर एक सब डिवीज़न खोला गया था। जब कासंग जंगी नहर का काम शुरू हुआ तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कासंग जंगी वाला, तो उसके लिए वहाँ पर स्टाफ रखना था। तो एक सब डिवीज़न भी वहाँ खोला, एसडीओ वहाँ बैठता है और दूसरे स्टाफ के लोग भी बैठते हैं। उसके साथ जो है तो ये एक रेस्ट हाउस के तौर पर आईपीएच डिपार्टमेंट ने इसको रेनोवेट करके इसको रेस्ट हाउस बना दिया था रेवेन्यू हट को। तो 2-3 लोगों को आने जाते जाते जो है तो कभी कोई मंत्री भी वहाँ ठहरते थे, सरकारी अधिकारी लोग भी वहाँ पर जो है तो आते जाते वहाँ पर विश्राम करते थे। वो विश्राम गृह था आईपीएच डिपार्टमेंट का। अभी कुछ 3-4 साल पहले जो है पता नहीं किसके आदेश से, और इसका कोई लिखित रूप में कहीं कोई नोटिफिकेशन या इस तरीके से कुछ भी नहीं है। तो ये उस समय का जो सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग का अधिशासी अभियंता ने अपने मर्जी से दिया है या कि सरकार के आदेश से दिया है, इस बारे में तो हमने भी नहीं पूछा। नहीं पूछने का एक कारण ये था कि पहले तो अकपा और रारंग एक ही पंचायत होता था। अब अकपा पंचायत अलग हो गया, अकपा पंचायत अब अलग है, रारंग अलग है। तो अकपा जो जिस रेस्ट हाउस की बात हो रही है या जो आईपीएच डिपार्टमेंट का जो रेस्ट हाउस है, जिसको जो अभी जो जंगी थोपन प्रोजेक्ट वालों को वहाँ पर पता नहीं उनके ऑफिस खोला है या उनको किस पर्पस से दिया है ये समझ में नहीं आया, उनको दे दिया है। तो कई दफ़ा हमारे आसपास के लोगों का, रिब्बा से लेकर मोरंग से लेकर के वार पार के लोगों का कोई कार्यक्रम होता था तो हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम करते थे और लोगों को कहीं ऐसे कोई देर सवेर आने वाले लोगों को ठहरने का भी वहाँ पर से तो सुविधा मिलती थी।
अब उस क्षेत्र में जो है तो अब ये SJVN को देने के बाद लोगों को ठहरने की भी बड़ी समस्या हो गई है वहाँ पर। और दूसरा, जनता को भी, वहाँ के आसपास के लोगों को भी कभी किसी कोई मीटिंग वगैरह करना है या कोई कार्यक्रम करना है तो IPS के साथ रहने की भी सुविधा थी। थोड़ा सा ग्राउंड भी था वहाँ सामने, एक बहुत छोटा सा मैदान भी है, तो उस मैदान में बैठ कर के लोग अपना कार्यक्रम करते थे। तो ना तो पंचायत को पूछा गया इसमें, ना कहीं और औपचारिकताएँ पूरी की गई है। तो ये ऊपर से मिलीभगती से जो है तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है उस समय का जो एक्शन था उसने अपने मर्ज़ी से SJVN से क्या सौदाबाजी किया है पता नहीं, और उनको दे दिया। और जनता तो वैसे भी जब तक उसके सिर पर डंडा नहीं बजती है तब तक तो सो ही रहती है, उसके बाद जा कर के जागते हैं। वहाँ के लोगों ने भी नहीं पूछा। तो ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि वो जो सरकारी संपत्ति है वो सतलुज जल विद्युत निगम को वो क्या किराए पर दिया है या किस पर्पज़ से, किस मकसद से वो दिया गया है, ये पूछने की बात है। अभी ये पूछा जाना चाहिए। तो अब ये फ़िलहाल तो अब अकबा पंचायत के लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या इस इशू के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वो अकबा पंचायत के लोग जाने। क्योंकि हम तो अब रारंग पंचायत वालों का तो अब हमारे क्षेत्र से तो बाहर चला गया, तो अब दूसरे के पंचायत क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप करना भी हमारे लिए कुछ उचित नहीं ठीक लगता है। है। आपसे मैं अंतिम सवाल करूंगा। प्रोजेक्ट 16-17 प्रोजेक्ट किन्नौर के अंदर में है और किन्नौर के अंदर में ऐसा आज तक आंदोलन हुए प्रोजेक्ट बंद हुए नहीं, और ये पहला प्रोजेक्ट लग रहा है कि इसमें लग तो रहा है कि प्रोजेक्ट बंद होंगे क्योंकि सभी गांव के अनापत्ति जो है मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे ग्रामीण एरिया में भी इस प्रकार का माहौल था, लेकिन सरकार ने डंडों के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट चलाए। अगर प्रोजेक्ट चलती है बाय द वे, तो आपके एरिया में कितने लोगों को फ़ायदा होगा, और क्या फ़ायदा ही होगा या फिर नुकसान भी है, इसमें ज़रूर प्रकाश डालें। अब आज के युग में एक तरफ़ा एक फैसला है सरकार, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, इस हमाम में तो सब नंगे हैं। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, इनका एक ही सूत्री फार्मूला है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, नदी नाले हैं, इनके पानी का दोहन करो, बिजली पैदा करो, बिजली बेचो, पैसा कमाओ। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी ये मैं तो ये कहता हूँ कि एक विद्वान लोगों ने कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा निकालो घी पियो। तो ये कर्जा निकाल करके घी पीने वाला काम है ये। तो सरकारों की नीतियाँ भी ऐसी है, कर्जा निकालो घी पियो। अब 66-67 हज़ार करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है हिमाचल सरकार, और उसके ऊपर से ये एक पर से एक इस तरीके से ही ये इनकी जो कार्य प्रणालियाँ हैं, ये कई दफ़ा बड़ा अजीब जैसा परिस्थिति भी पैदा करती है, प्रश्न भी पैदा करता है जागरूक लोगों के लिए। जहाँ तक किन्नौर में परियोजनाओं का सवाल है, सबसे पहले किन्नौर में मेरे जानकारी के मुताबिक 2 छोटी परियोजनाएं चलती थी। एक 2 मेगावाट का रुकती प्रोजेक्ट और एक 2 ही मेगावाट का पंगी नाला में एक छोटा सा पावर हाउस होता था। पंगी नाला का पावर हाउस जो छोटा सा 2 मेगावाट का जो कल्पा पंगी तक बिजली की ज़रूरत पूरी करती थी, वो 1977 या 78 में एक इतनी भयंकर बाढ़ आई कासंग नाले में, कोजंगखट जिसको कहते हैं, कोजंगखट है इसका प्राचीन नाम। तो वहाँ वो पूरा पावर हाउस जो है तो वाश हो गया था, ख़त्म हो गया, उड़ा करके ले गया, कोई पता नहीं लगा, नामो निशान ख़त्म हो गया। रुकती का पावर हाउस चला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अब संजय प्रोजेक्ट का काम चला बाबा नगर में, 120 मेगावाट का, ये हिमाचल सरकार ने बनाया। तो हिमाचल सरकार उन दिनों में भी यहाँ बहुत कुछ हड़तालें होती रही वहाँ। तो उस समय जो हड़ताल जो हो रही थी वो तो सरकार के साथ काम को लेकर के जो बाहर के कंपनियों को ठेके पर काम देते थे, इसलिए यहाँ पर जो काम करने वाले लोकल जो लेबर्स थे, जो हिमाचल के जो लेबर्स थे, उन लोगों ने एजिटेशन किया था यहाँ पर। मुझे भी उस एजिटेशन के अंदर भी 1-2 दफ़ा यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो फिर 120 मेगावाट जो बाबा खट को मोड़ करके लाया इन्होंने, यहाँ ला करके ये बिजली तैयार कर दी। उसके बाद चलो इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, वो एक बहुत पुराना विषय है, और उसका अभी जो है तो कोई ख़ास इस पर जो है तो लोगों का इतना इस पर कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। उसके बाद जो है तो इन्होंने फिर 1990 के दशक में प्राइवेट सेक्टर को ये हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर जो है तो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दिया हिमाचल में पहली बार। जब करछम वंगतू ये बसपा का प्रोजेक्ट बना, तो बसपा 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना, तो जेपी इंडस्ट्री को ये प्रोजेक्ट दिया।
उस समय जो है तो हिमाचल की सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी को यहाँ लाया और वो प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद फिर जो करछम वंगतू का जो प्रोजेक्ट की जो योजना बनी, वो भी जो है तो जयप्रकाश इंडस्ट्री को इन्होंने दे दिया। 1000 मेगावाट से ऊपर का बिजली ये लोग तैयार करते हैं, भेजते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है तो आपका नत्पा जाखड़ी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चला। और मेरा अपना आकलन ये है, और इसमें कोई दोहराव नहीं है, कि जब से नत्पा जाखड़ी का काम चला, जब से जो है तो करछम वंगतू का काम चला, और जब से बसपा का काम चला, तब से किन्नौर के क्लाइमेट के अंदर, किन्नौर के मौसम में, किन्नौर के जलवायु में, किन्नौर के प्राकृतिक आवरण में बड़ा ही नकारात्मक जो है तो प्रभाव शुरू हुआ। उसका कारण ये है कि परियोजनाओं के अंदर जो जिस तरीके से जो इसका जो ये दुष्प्रभाव जो है, वो कई जगह पर तो बहुत तात्कालिक रूप से जो है तो सामने आता है। कई जगह पर इसका दीर्घकालिक असर जो है तो देखने को मिलता है। और दीर्घकालिक जो इन परियोजनाओं की वजह से जो असर हो रहा है, वो ये है कि आज कभी ज्योरी के साथ जो है तो रास्ता टूट जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, सुक्का ढांग फट जाता है। कभी नेगुलसरी में जो है तो इतना बड़ा किसी जमा, और ये नत्पा जाखड़ी परियोजना की वजह से इसका जो दूरगामी दुष्प्रभाव जो है तो ये लगभग जाखड़ी से ही शुरू हो गया है। जाखड़ी में भी जो है तो हमारे अपने समय की बात है, जब हम यहाँ से आते जाते, जब से हमने होश संभाला है, तो कभी ऐसी कोई भौगोलिक समस्या वहाँ नहीं थी। इस तरीके से भूस्खलन की कोई समस्या नहीं थी। आज जगह जगह पर बादल, मतलब ये जो ज़मीनें फट रही है, सब भूस्खलन हो रहा है। वैसे ही अब ज्योरी के पास हो गया कई दफ़ा इतना। अब आप पिछले साल ही देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ जान माल का, वहाँ पूरी बस की बस दब गई, और कितने गाड़ियाँ वहाँ पर जो है तो गाड़ियों का नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा किन्नौर के अंदर लोगों का जो है तो जान माल का नुकसान इसमें हुआ है, हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है तो आप ऊपर को आएंगे तो अब कंडार गांव पूरा धंस गया। अब कुछ दिन पहले शौरंग प्रोजेक्ट के वजह से जो है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और आगे जाकर के कंडार से आगे जाएंगे, उड़नी का जो है तो ये एक लाइलाज बीमारी उड़नी के अंदर जो है तो तैयार हो गया। कितनी परेशानियां झेलना पड़ा यहाँ के लोगों को। पूरा उड़नी का सारा रास्ता बंद हो गया, नीचे से बहुत बढ़िया रास्ता था, आज जो है तो बिल्कुल एकदम 2 पुलों के बीच में से सारा जो है तो आवागमन होता है, सारा ट्रांसपोर्टेशन उस पुल के माध्यम से हो रहा है। और आप वहाँ से आगे जाएंगे, रिकांगपिओ का पूरा एरिया स्लाइड हो गया, क्योंकि ये जो करछम पोहारी के साथ जो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है SPPCL के द्वारा, जो करछम से लेकर के पोहारी के बीच में, इसका भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव जो है तो अब कुछ दिनों में सामने आएगा। जगह जगह पर ये जो पहाड़ फटना, टूटना, जंगलों का सत्यानाश करना, और बिल्कुल आपका जो प्रकृति का जो अपना जो एक प्राकृतिक संतुलन है, उस संतुलन को ध्वस्त जब आप करेंगे, तो निश्चित रूप से ये तो हम साफ साफ कहेंगे कि हमारे पूरे सभ्यता को, हमारे पुराने हज़ारों वर्षों से हम लोग जो यहाँ पर बड़े शांति के साथ जो जीवन जीते आए हैं, हमें इन परियोजनाओं ने जो है तो आज इस तरीके से एक परेशानी और मुसीबत में डाल दिया है कि हमारा आने वाला भविष्य जो है तो हमारे को बिल्कुल सुरक्षित नज़र नहीं आता है। आप आगे आकर के देखिए, आप ये अकबा के साथ ये सारा एरिया जो तो भूस्खलन वाला क्षेत्र है। अब वहाँ से आप जो जंगी ठोपन का जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है, ये जंगी से लेकर के रारंग गांव के आधे हिस्से तक ये 80% रेतीला क्षेत्र है ये। अब इस रेतीले क्षेत्र के बीच में से ये टनल निकाल करके, अब पता नहीं कौन सा वैज्ञानिक इनके पास ऐसा कोई करामाती करिश्मा है कि ये उसके अंदर से टनल खोद करके बिजली तैयार करेंगे। हमें तो लगता नहीं है। वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तो ध्वस्त होकर के ख़त्म हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र बह जाएगा। ये साफ साफ दिखता है आज के समय में, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक क्षेत्र है। 80% रेतीला क्षेत्र है वो। इसको जो भूगर्भ शास्त्रियों ने इसको ये बताया है कि ये जो 80% जो है तो ये संडी इलाका है। तो इससे पहले भी ग्रिफ वालों ने वहाँ पर खरों से रेता खान तक, जब पूरा खदरा डंग की समस्या खड़ी हो गई, उसके बाद सकिब्बा में जो है तो लैंडस्लाइड होने की वजह से बार बार रास्ता टूटता था, सारा आवागमन जो है तो वो डिस्टर्ब होता था। तो उस समय इन लोगों ने सर्वे किया कि अगर इसके अंदर से टनल निकाला जाए और रेताखान में निकाला जाए आगे जंगी के पास, तो कुछ सुरक्षित उपाय, सुरक्षित आवागमन के लिए कुछ विकल्प तैयार हो सकता है।
लेकिन उनको ये भी तो कैंसिल करना पड़ा जब उन्होंने देखा कि ये तो इसके अंदर तो सारा रेत ही रेत है, खोद करके क्या करेंगे वो, इधर खोदेंगे तो उधर से रेत का ढेर खड़ा हो जाएगा। तो वो ये कोई लॉजिक मुझे तो लगता नहीं है कि अब किस नशे में ये लोग ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सा विज्ञान का शास्त्र और तर्क इनके पास है जिसके आधार पर ये लोग जो है तो इतनी बड़ी परियोजना को इस क्षेत्र में ला रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से ये केवल जंगी से लेकर के थोपन ये 3 पंचायतों का प्रश्न नहीं है, ये आपका रिकांग पीओ से लेकर के पंगी नाला से लेकर के आगे जा कर के जो है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तो इससे डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, धूल और उससे जो है तो सारा जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाएगा। और ये वैसे भी बड़ा धूल वाला क्षेत्र है, लोगों का कृषि जो है तो चाहे वो कंडे में हो, चाहे वो न्योल में हो, चाहे वो गांव के आसपास जितने भी बगीचे, बहुत बड़े बड़े बगीचे लोगों ने बना रखे हैं, बड़े बड़े आलीशान जो है तो बंगले बना करके बैठे हुए हैं, वो सब जो है तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इनका कोई भविष्य नहीं है अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इसमें कहीं किन्नौर के लोगों को कोई 2% भी कहीं ढंग से कोई रोज़गार मिला हो। हाँ, ऑफिसों में कोई चपरासी या कहीं वाटर कैरियर टाइप के या बेलदार वगैरह कुछ इस तरीके से लोगों को छोटी मोटी रोज़गारें तो शायद ये HPPCL वगैरह में कहीं देखने को मिला है। लेकिन बाकी जगहों में, क्योंकि ये तो सारा टेक्निकल फील्ड है और इसमें तो टेक्निकल काम करने वाले लोग चाहिए, और हमारे लोग या तो टनलों के अंदर काम कर पाते हैं, ना तो कोई इस तरीके से कोई फील्ड में कोई जो काम प्रोजेक्टों का वो उस काम में काम कर पाते हैं। कम से कम उनके लिए एक कोई इंस्टीट्यूशन खोले, पहले वो उसकी व्यवस्था करे, वहाँ के लोग, यहाँ जो बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों को एक स्थायी जो है तो रोज़गार का साधन ये लोग उपलब्ध करें, तो कम से कम कुछ तो बात बनती है। अब ये सीधे लूटने के इरादे से आ जाते हैं और गांव में पहुंच जाते हैं, बड़े लुभावने नक्शे लेकर के लोगों को दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जहाँ तक रॉयल्टी का सवाल है, रॉयल्टी के मामले में 12% स्टेट गवर्नमेंट को देती है, मान लिया ठीक है, हिमाचल सरकार को मिलती होगी 12%। 12% में जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगा, जहाँ के लोग विस्थापित हुए, जहाँ के लोगों को उनके जीने का साधन उनका ख़त्म हो गया, विस्थापित भी हुए, परेशान भी हुए, और उनका सारा जो है तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक उनको पालने वाले उनका जो ऐसा धरोहर जो उनके अपना जो साधन है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो उनको 1% के नाम पर, और वो 1% भी ईमानदारी से बसपा प्रोजेक्ट से लेकर के, नथपा जाखड़ी से लेकर के, और ये संजय प्रोजेक्ट से लेकर के कहाँ तक कितने लोगों को मिला है, ये भी एक बहुत बड़ा सारा सब कुछ पब्लिक के सामने रखा जाना चाहिए। इसका वाइट पेपर सामने आना चाहिए। और उसके बाद ये 1% जो है तो पब्लिक को दो, 2% की बात है, 1% लाडा के थ्रू किस तरीके से मिलेगा, 1% जो है तो हिमाचल सरकार 12% रॉयल्टी में से वो वहाँ के लोगों को देगी, 2%। अब हमारे को जो है तो ये 2% और ये 12% जो है तो हिमाचल सरकार को दिया, 2% हमारे को दिया, 14% हो गया, 13 या 14% मान लिए। और उसके बाद कितना, कम से कम तो 82% के हकदार ये जो है तो कंपनियां हैं। 82% का जो बेनिफिट है वो तो इन कंपनियों को होता है। और इतना मोटा माल खाने के बाद वहाँ के लोगों को तो मिलता कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों को परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का संतुलन है? ये विकास का संतुलन ऐसा नहीं होता है। विकास तो बराबरी के आधार पर विकास होता है। वो बराबरी पर, जब जो बराबरी वाला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आदमी चलता है, विकास की योजनाएं बनती है, तो उसको हम मान सकते हैं कि भाई उसमें अगर आधा नुकसान हुआ तो आधा तो हमारे को मिलेगा, उसमें फ़ायदा है। यहाँ तो आपका जो है तो 2% बेनिफिट नहीं है, 98% लॉस में लोगों को जो है तो यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। आपने रोज़गार की बात की कि रोज़गार थोड़ा बहुत मिलता है छोटे मोटे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ जब प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहला रोज़गार होता है जो हमारे रिटायर होते हैं, चाहे तहसीलदार है, चाहे SDM बने हैं, या फिर कोई आर्मी से कैप्टन आया है, वो आकर इन प्रोजेक्टों में प्रबंधक, महाप्रबंधक बन जाते हैं और उसके बाद ये बड़े आसानी से उनके द्वारा काम चलता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, बासपा और जो करछा मुक्ति में RL नेगी जी थे, उनके अंदर में ही पूरा प्रोजेक्ट चला। तो थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि किन्नौर को अगर चला रहा है तो हमारे ही रिटायर्ड लोग चलाते हैं। ये साफ साफ आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा ही है ये। आज आप जैसे आपने जिक्र किया कि RL नेगी जी थे, इस तरीके से आज भी जो है तो शिमला के अंदर भी
या तो कहीं भी कोई कमीशन बनता है या कोई प्रोजेक्ट का कोई हेड ऑफिस बनता है, किसी प्रोजेक्ट का कोई बहुत बड़ा कोई कॉरपोरेट ऑफिस बनता है, तो उसमें कोई या तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को ये लोग ले लेते हैं, जो सरकार ने जिसको रिटायर कर दिया, जिन्होंने लंबे समय तक सरकारी सुविधाओं से अपना जीवन बड़े ऐशो आराम के साथ काटा। चलो उन्होंने सेवा की, सेवा दी, वो एक अलग बात है। लेकिन वो एक जब पूरे जीवन भर सेवा करके कम से कम 30-40 वर्ष जो है तो वो सेवा करते हैं, उसके बाद रिटायर हो गए। अब दोबारा उन लोगों को जो है तो वहाँ पर फिर दोबारा रोज़गार दिया जाता है, तो वो अब ये बेरोज़गारी की परिभाषा ही बदल दी इन लोगों ने तो। अब वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं देते हैं जो यहाँ पर बेचारे जिनको जो है तो बड़े-बड़े डिग्री होल्डर्स हमारे जो है तो प्रदेश के अंदर हैं, जो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर के आए हुए लोग हैं और बेरोज़गार हैं। आज वो जो है तो चपरासी के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे परिवारों से भी लोग हैं जो बड़े संघर्ष करके जो है तो अपने जीवन में कोई आगे बढ़ने के हिसाब से जो है तो बहुत कुछ पढ़ लिख कर के आए हैं, जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये ज़रूरी कि कोई ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर से जो रिटायर हो गए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर रिटायर है, उन्हीं को या तो डायरेक्टर बनाना है। अब एचपीपीसीएल के अंदर भी इस तरीके से लोग थे, बहुत समय तक एचपीपीसीएल में काम करते रहे, जो रिटायर्ड हिमाचल के आईएएस थे या कोई इस तरीके से ऑफिसर थे, जो किन्नौर के लोग भी थे उसमें। आज भी ये जंगी थोपन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्होंने रखा हुआ है और ये जेपी इंडस्ट्री के अंदर भी रखा हुआ है। एचपीपीसीएल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ऊपर जो है तो कुछ इस तरीके से लोग मिलेंगे इनके मैनेजमेंट के अंदर। तो ये कोई बेरोज़गार दूर करने का या उस क्षेत्र में जहाँ ये प्रोजेक्टें स्थापित हो रही है, जहाँ के लोग बहुत परेशानियाँ झेलते हैं, और ये वो लोग हैं जो सरकारी मलाई खा कर के दोबारा भी बड़े अच्छे पदों पर आते हैं और फिर बहुत पैसा कमाते हैं, वो जिनका जो है तो किन्नौर से वास्ता ही नहीं है। बेशक किन्नौरे हैं वो, किन्नौर से निकल कर के वो बहुत गरीबी की हालत में भी निकलते हैं, वो लोग ऐसे लोग भी हैं जो आगे जाकर के पढ़ लिख कर के जो है तो वो अच्छे अफ़सर बनते हैं। उसके बाद मुँह वापस आकर के अपने किन्नौर के कल्याण के लिए, अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए, अपने उसकी सेवा के लिए तो कोई काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं। वो बड़े-बड़े बिल्डिंगें बना कर के वो दिल्ली में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, शिमला में बैठे हैं। किन्नौर से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सारा परिवार वहाँ पर है, वो पढ़ने लिखना उनका जो है तो वहाँ सारा सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है। ऐसे लोगों को क्यों दिया जा रहा है ये रोज़गार? जो यहाँ के लोग बेचारे परेशान हैं, उन लोगों को क्यों नहीं लेकिन दिया? साहब ये रोज़गार उन लोगों को तभी दिया जाता है ताकि वो गांव के लोगों को सिक्रेसी बताया जाए और वहाँ के लोकल लोगों को रोकने के लिए, चाहे रोज़गार हो चाहे बेनिफिट हो, तो उनको बेनिफिट के लिए शायद रखती होगी। तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? ये संभव है कि इस तरीके से, एक तो ये ज़्यादातर एक मोटे तौर पर धारणा लोगों के अंदर ये है, ख़ास करके जो प्रोजेक्ट, जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो परियोजनाओं का काम करते हैं या जिनके जो हाइडल प्रोजेक्टों के लिए ही पूरे जगह पर जो है तो ये काम करते हैं, इनके दिमाग में एक धारणा है कि हम किसी उस जगह के क्षेत्र के किसी रिटायर्ड अधिकारी को हम अपने साथ जोड़ेंगे तो वहाँ के समाज के लोगों को, ताकि वो विरोध ना करें और उनके साथ हमारे को जो है तो बातचीत करने में या वहाँ से कोई एनओसी लेने में, या वहाँ जहाँ पर मान लो इस तरीके से कोई अंदेशा है कि वहाँ हमारे प्रोजेक्ट को आगे काम चलाने के लिए बहुत सी मुसीबतें हो सकती है, तो वहाँ के किसी ऐसे ख़ास आदमी को, कोई बहुत बड़ा नामी गिरामी ऐसा कोई अधिकारी हो, तो उसको पकड़ करके लाएंगे ये लोग कि जी हाँ जी, ये हमारे डायरेक्टर हैं, ये आपके क्षेत्र के हैं, ये आपकी भलाई के लिए काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से एक बाहर से आवरण बना करके अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए भी एक ये कॉरपोरेट सेक्टर का ये एक अपना नज़रिया भी है ये। अब जिस प्रकार से प्रोजेक्ट चल रहा है और सरकारें कहती है कि ये देश हित के लिए, और आप लोग देश विरोधी काम कर रहे हो प्रोजेक्ट के ना चलने से, तो आपको कहेंगे कि आप देश विरोधी हो। तो इस पर आप क्या आप सच में जो आप और आपके एरिया जो है सारे देश विरोधी, आप नहीं चाहते कि देश का हित हो और प्रोजेक्ट लगे तो रोज़गार मिलेगा और जो जनरेट ज़्यादा होगा, सरकार के पास जो है पैसा आएगा तो महंगाई बेरोज़गारी सब खत्म होगी? प्रकाश डालें थोड़ा सा। देशभक्ति और देश विरोधी का प्रश्न एक बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है। तो खाली बिजली परियोजनाओं के विरोध करने से उस क्षेत्र के लोग
गद्दार हैं या देश विरोधी हैं, ये कहना बहुत बेईमानी है और एक बिल्कुल गैर कानूनी बात है। जो लोग ये कहते हैं तो उन लोगों को पता नहीं है। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड जैसे और दुनिया में ऐसे विकसित राष्ट्रों ने अपने देश में बिल्कुल हाइडल प्रोजेक्टों को बंद कर दिया है। हाइडल प्रोजेक्टों में भी खास करके जो भूमिगत सुरंगों के माध्यम से जो ये प्रोजेक्टें तैयार करते हैं, परियोजनाएं चलाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं टनलिंग के माध्यम से, ये सबसे घातक दुष्प्रभाव इसका है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है तो ये विरोध कर रहे हैं, तो वो टनल का विरोध कर रहे हैं। अब जंगी ठोपन का एक मसला है, जंगी ठोपन में सब वहाँ जंगी के पास पानी डाइवर्ट होना है, उसका टनल जो है तो उसके अंदर से जंगी गांव के अंदर से होते अकबा के ऊपर से होते हुए रारंग से साथ साथ रारंग में तो जो हमारा जो ऊपर जहाँ बसें रुकती है, जहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप है, उस स्तूप से 750 मीटर ऊपरले तरफ से जो है तो टनल जाना है, 750 मीटर उसके गाँव के साथ ही। तो वहाँ से टनल गुजरेगी तो पूरा का पूरा जब वो तबाही होगा टनल के वजह से, तो वहाँ के लोग इस बात को स्वीकार थोड़ी करेंगे। अब हम कहते हैं कि तुम टनल के बगैर किसी और मेथड से क्यों नहीं करते। अब इसमें एक ऐसा भी मेथड है जो हमारे को किसी एक्सपर्ट्स ने बताया है, ये जानबूझकर के इन चीज़ों को अंधेरे में रखते हैं, सरकार भी जानबूझ के अंधेरे में रखती है, और प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियाँ तो वो तो वैसे भी ये इस तरीके से लोगों को गुमराह करके इस तरीके से ठग करके काम करने वाली कंपनियाँ होती है। अब सपिलो से जो है तो ये जंगी से ये जो जैसे फ्लाई ओवर है शहरों में बनता है, जिसके ऊपर से बड़े बड़े जो है तो रोड गुजरता है, बड़े बड़े हैवी गाड़ियाँ निकलती है, इस तरीके से वो बना करके सतलुज के साथ साथ ऐसा बना करके चैनल बना करके ये लोग बिजली तैयार क्यों नहीं करते हैं। उसमें खर्चा आएगा, लेकिन उसमें जो है तो वो सबके सामने है, ना तो उसका पर्यावरण का विनाश होगा उसके अंदर, ना तो गांव के लिए खतरा पैदा होगा, सबके सामने होगा कि सामने से इतना बड़ा शानदार जो है तो आप चैनल बना करके ला रहे हैं वो बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर डाल करके। जब पूरी दुनिया में हज़ारों किलोमीटर रास्ता आप चाइना में जाएंगे, मैक्सिमम जो है तो बड़े बड़े हिल एरिया के अंदर कहीं भी वो ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, वो सारे जो है तो बड़े सरिया लगा करके बहुत बड़े बड़े अच्छे जो है तो पिलर खड़ा करके उस पिलर से वो जो रोड भी तैयार करते हैं, रेलवे का ट्रैक भी तैयार करते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे नहरें निकाल करके ले जाते हैं। वो ऐसा शानदार डेवलपमेंट जो तो उस क्षेत्र के अंदर होता है, तो यहाँ वो मेथड अप्लाई क्यों नहीं करते हैं ये लोग। तो ये हमारा कहना कि भाई हम तो विरोध कर रहे हैं, तो टनल का विरोध कर रहे हैं। टनल से जितना काम हुआ है आज तक उसका सत्यानाश के सिवाय कुछ नहीं हुआ, इसलिए जो है तो टनल को छोड़ करके किसी और वैकल्पिक सिस्टम के द्वारा जो है तो प्रोजेक्टों का काम किया जाए। हम कहते हैं कि ये सपिलो से लेकर के ओपनली जो है तो आप सतलुज के साथ साथ फ्लाई ओवर बना करके वो ऐसा ब्रिजेस तैयार करके उसके ऊपर से आप चैनल बना करके ला करके पानी के फ्लो पावर हाउस तैयार करते हैं, तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उससे ना तो आपका क्लाइमेट के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, ना पर्यावरण प्रदूषित होगा, ना पेड़ पौधों का नुकसान होगा, ना तो लोगों की ज़मीनें और मकान गिरेंगे, ना तो डांग फटेगा, ना स्लाइड होगा। तो ये चीज़ें होने के बावजूद भी आज के वैज्ञानिक युग में जब सब कुछ संभव है, तो ये क्यों नहीं संभव हो सकता है। जी धन्यवाद, आप हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार और पूर्व जिला परिषद मेंबर और पूर्व प्रधान रारंग के भगत सिंह किन्नर ने बताया कि जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध नहीं है। अगर जो तकनीकी का उपयोग करते हैं तो उसके लिए जो है पूरा गांव समर्पित है, लेकिन टनल के लिए विरोध है। और प्रोजेक्ट से होने वाले उन्होंने लॉस जो हानियाँ सारी चीज़ें बताई। तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर आज तक जो अंत तक ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। नमस्कार।